जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। कुछ ही दिनों पहले जब जयशंकर जी अमेरिका में थे, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने एशियन नेटो की बात करी है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा का एक सजेशन आया था कि एशिया में एक नेटो बनना चाहिए जिसमें भारत को भी ज्वाइन करना चाहिए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी एक दो देशों के साथ, ताकि चाइना के जो एक थ्रेट है उसको पूरी तरह से निगेट किया जाए। तो जयशंकर जी ने जवाब दिया था कि साहब, हम कोई ये नेटो चेटो में हम विश्वास नहीं करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारा कोई ट्रीटी एलाई कभी ना था, ना रहेगा, ना है, ना रहेगा। हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसके अंदर ये फिक्स्ड अलायंसेस का गेम हम नहीं खेलते हैं। हमारे अंदर जो हम लोग जिसके साथ इंटरेस्ट होता है हम उसके साथ पार्टनर करते हैं, ना तक कि किसी के अम्ब्रेला के अंदर हम खेलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा भारत नहीं करेगा। तो ये बड़ा क्लियर एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था। यहाँ पर जापानीज माइंडसेट के बारे में मैं थोड़ी बात करूं, क्योंकि कल एक आर्टिकल आया, कहां से, एशिया निकी से आया। एंड वो आर्टिकल के अंदर लिखा गया कि भाई भारत जो है, भारत की जो साउथ एशिया की जो पॉलिसी है, अब साउथ एशिया ये लोग बोलते हैं, मैं तो उनका उनकी बात को रिपीट कर रहा हूं। भारत की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पॉलिसी है, कहते हैं कि नेबरहुड में इंडिया को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया गया है एंड इंडिया हैज बिकम फ्रेंडलेस। और इसका श्रेय जाता है उनकी तरफ से किसको? मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी को। कल ये आर्टिकल आता है एशिया निकी के अंदर, जहां पर ये प्रीटी मच आपको समझ में आना चाहिए गहरे राज्य की अगली गंदी सी चाल है, क्योंकि एशिया निकी एक एक लेफ्टिस्ट वोक आउटलेट है जो जापान के अंदर बिठा रखा है अपने यहां से नैरेटिव चलाने के लिए। तो ये आर्टिकल आता है। चलिए देखते हैं भाई, जापान का स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो अमेरिका से लिटरली अपनी उसने सॉवरेनिटी अमेरिका को दे रखी थी। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया था एक जनरल साहब अमेरिका के, उनका नाम था जनरल डगलस मकार्थर। ऑल्दो वेरी वेरी फाइन जनरल, बट इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन और इनका पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो बनाया गया था इनकी तरफ से। इनको एक पैसिफिस्ट कंट्री की तरफ से रखा गया ताकि अमेरिका इनको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। और 1980s के अंदर जब इनकी इकोनॉमी थ्रेटन करने वाली थी अमेरिका को, इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट साइन करा कि जापान उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया है। इस टाइम पे भी अमेरिका के करीब 50 से 60 हजार ट्रूप जापान के मेनलैंड के अंदर काफी बेसिस के अंदर अभी भी बेस्ड हैं, और पूरी सिक्योरिटी जो जापान की है वो अमेरिका की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर है, मेरे हिसाब से इनका अभी दिमाग वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से चल रहा है। उनको जो करंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिखता है कि साहब वो सेम वाला है, तो हमको ना किसी की हेल्प चाहिए होगी चाइना से लड़ने के लिए। जापान के बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं अपने आप। चाइना से चैलेंज है, नॉर्थ कोरिया से चैलेंज है, रशिया से चैलेंज है, और यहां तक कि मैं आपको बोलूं साउथ कोरिया भी कोई इतना खुश नहीं है। ये लोग चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्यों नाखुश हैं जापान से? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए जो वर्ल्ड वॉर टू में जापान ने इनके साथ किया था, उसके बाद से अभी तक इनकी दोस्ती नहीं हो पाई है। चाइना में तो वैसे भी अभी जो रीजनल थ्रेट चाइना का है ही है, लेकिन चाइना के साथ भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने किया था ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मंचोरिया एंड एवरीथिंग, 1937 से जो 36-37 से इन्होंने जापान ने चाइना के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिया था, और किस तरह से चाइना को दबोचा था उसके बारे में तो चाइना की अपनी मेमोरी है, और वहां पर वो जापान को चैलेंज करता रहता है। रशिया के साथ इनकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इन द नॉर्दर्न आइलैंड्स, वहां पर चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और नॉर्थ कोरिया इनके सिर के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये फायर करता रहता है। तो अब देखिए चाइना जापान को क्या लगता है कि यार मैं तो फंसा हुआ हूं, किसी तरह से अपनी मुश्किल को किसी और के सिर पे भी थोड़ा ट्रांसफर करूं, ताकि मेरी तरफ थोड़ा कुछ, अगर मेरी तरफ कुछ होता है तो कोई और आके हमारी तरफ लड़े। ये एक टिपिकल मेंटालिटी है, आपको समझ में आना चाहिए, जो एक अमेरिकन स्टूज की मेंटालिटी है। अमेरिकन स्टूजेस ऐसे ही काम करते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है कि साहब अपनी तो कुछ कैपेबिलिटी है नहीं, अमेरिकन यहाँ खड़े हुए हैं, और इस टाइम पे जापान को ये भी समझ में आ रहा है कि भाई अमेरिकन की हालत खराब होने वाली है। तो अमेरिकन की अगर हालत खराब होने वाली है तो अमेरिका के साथ एक जरा वहां पर नेटो चेटो बनाया जाए, ताकि एक कंबाइंड इनिशिएटिव, एक कंबाइंड नैरेटिव के तरह तहत वो आगे चले। गहरे राज्य के दिमाग में तो ये बहुत टाइम से था कि भाई भारत को चीन से लड़ाया जाए, ताकि इस पूरे केओस के अंदर इनको अपने आप ना लड़ना सके, और भारत जो करना है कर सके। और पीछे से ये जिस तरह से यूक्रेन के साथ गेम खेल रहे, भारत के साथ गेम खेलने की इनकी पूरी पूरी कोशिश रही थी। शिंजो आबे के टाइम के साथ ये काफी टाइम से चल रहा था, बट शिंजो आबे कभी माने नहीं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप सबको पता है उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था। जापानीज इस टाइम पे बड़े भारत से गुस्सा है, क्योंकि भारत ने एक आउटराइट रिजेक्शन दे दिया है कि साहब ये सब हमारे साथ चलेगा नहीं, साइड रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है इस चीजों का। यहाँ पर एक सवाल बनता है, अमेरिका ने 2-3 चीजें बनाई थी इस रीजन के अंदर। एक स्क्वाड आया फिलीपींस को लेके, ये वो करके काफी कुछ बनाया उन्होंने। उसके बाद एक ऑकस बनाया।
यार सब कुछ हो गया, उसके अंदर जापान भी घुसने वाला था, जॉकस बनने वाला था, लेकिन उस डायरेक्शन में कोई आगे नहीं हुआ। अभी एक तीसरी एक एंटिटी बनाना, तीसरी चौथी एक एंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है एशियन नेटो। अब ये समझ में नहीं आता कि भाई इनका थॉट प्रोसेस क्या है, और ये जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, अब ये कितनी लेफ्टिस्ट मीडिया है उसकी तरफ से ये लोग अभी वेंट करना शुरू हो चुके हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए, जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, उनके छोटे-छोटे कंट्रीज़ होते हैं जो जिनके गले के नीचे वो चीज़ें उतारते हैं, एंड वो उनके रीजन के अंदर उनके थ्रू गेम खेलने की कोशिश करते हैं। ऐसे देशों के ये जो जिस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप्स और लाइक माइंडेड इंटरेस्ट कंट्रीज़ के लिए ये लोग काम नहीं करते हैं। ये लोग एक अप एंड डाउन उसमें काम करते हैं कि भैया मैं बड़ा हूँ, आप मेरे सब्सिडियंट हैं, आप मेरी बात सुनो, जो भी मैं बोलूँ, आप जिससे लड़ना, जब मैं छू करूँ आप जाके इससे लड़ो, आप जाके उससे लड़ो, इस तरह से वो लोग ऑब्वियसली बात करते हैं। देखिए, दे वांट एन एशियन नेटो टू फाइट फाइट चाइना, ये तो हमको पता ही है, और बाकी भी उनकी जो ट्रबल्स हैं उसके अंदर भी उनको थोड़ी सपोर्ट चाहिए। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर भारत ने बड़ा क्लियरली एक चीज़ करा है कि साहब, भारत की जो चाइना पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। हम जिसके साथ नेगोशिएट, कोऑपरेट जो भी करना चाहें हम करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और इस टाइम पे देखिए मालाबार एक्सरसाइज चल रही है, तो जिसके अंदर जापान क्वाड कंट्रीज भी हैं। सो देयर इज नो चक्कर, हमको जहां पर कोऑर्डिनेट करना है हम करेंगे, लेकिन कोई रिटर्न अलायंस हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ने बड़ा कैटेगोरिकली बोला है कि वो जमाने गए कि जो एक स्ट्रक्चरल ऑर्डर था जहां पर रिटर्न अलायंसेस से दुनिया चलती थी। क्वाड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर रिटर्न अलायंस के पीछे भारत ने पूरी तरह से अपना अपना रिटर्न अलायंस के अगेंस्ट में भारत ने पूरी तरह से अपना वेट डाल रखा है, क्योंकि भारत ये सोचता है कि अगर रिटर्न अलायंस होगा तो उसका चार्टर लिमिटेड होगा, व्हिच इज ट्रू, क्योंकि उसका चार्टर प्रीटी मच मिलिट्री रह जाएगा। लेकिन क्वाड एक ऐसी ऐसी जगह है जहां पर आप बड़े चार्टर के ऊपर काम करते हैं, और काफी चीजें ऑलरेडी डिलीवर होनी शुरू हो चुकी है। यूएसए का तो एक एक वांट रहेगा कि इस रीजन को मिलिटराइज किया जाए, और क्रिएटिंग एन एशियन नेटो मतलब एशिया के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल डालने की ये कोशिश करेंगे। अब बांग्लादेश में देख लीजिए जिस तरह से इन्होंने काम करने की कोशिश करी, और यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के आर्टिकल्स और बहुत सारे अभी आर्टिकल्स आने शुरू हो गए जहां पर बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक नेचर के ऊपर बात की जा रही है, हाउ बांग्लादेश इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द इंडो पैसिफिक। ये आपको एक हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब अगर आप हमारे साथ ना बैठे तो हम अपने आप कर सकते हैं। भारत को भी, आप सबको मैंने पहले भी बताया कि 2022 में भारत को बोला गया था कि जो वाइजैक का एक जो आपका नेवल बेस है वो जरा यूएसए को दे दीजिए। हमने बोला भाग जाओ यहाँ से, कोई बेस बूस नहीं मिलने वाला, आपको चाहिए लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, आपके शिप्स यहाँ पर आइए, हम रिपेयर करेंगे, आपको रिफ्यूल करेंगे, ऑल दैट वी विल डू, बट वी आर नॉट साइनिंग अ अग्रीमेंट जहां पर आपका बेस हमारे देश के अंदर होगा। स्ट्रेंज ये चीज है कि ये जो आर्टिकल्स अभी पहला आया है और भी आएंगे, एशिया नेकी की तरफ से आया है, ये बेसिकली चाइनीज लैंग्वेज बोल रहा है, और जापान को ये देख के शर्म आनी चाहिए कि भैया आप चाइनीज की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं भारत को डिस्क्राइब करने के लिए। ये एनालिसिस इतनी absurd है कि साहब इनको अभी दिखता है कि साहब अभी भैया हम तो कर नहीं सकते, तो आप हमारे साथ आ जाओ ताकि हम साथ में करें, क्योंकि इनकी अपनी कैपेबिलिटी चाइना को हैंडल करने के लिए नहीं है। देखिए, बाकी तो सब ठीक है, मेरे को ये इनके प्राइम मिनिस्टर से ये पूछना है, आपकी जो ठीक है चाइना के साथ टेंशन्स हैं, तो मुझे ये बताइए आप जरा लोकल करेंसीज में चाइना के साथ ट्रेड क्यों करते हैं? ठीक है, आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है जब आप ट्रेड ट्रूड करते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ करना होता है तो भारत को बीच में लाके आपको लड़ने की बड़ा शौक है। अब प्राइम मिनिस्टर इशिया ने बोला कि साहब ये एशियन नेटो का जो प्लान है, ये आसियान रिलेटेड समिट्स अभी जो हो रहे हैं जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री अभी गए हैं 10 से 11 तारीख में लाओ में, वहां पर हम ये चीज बात नहीं करेंगे, क्योंकि आसियान के जो देश हैं वो बोलते हैं कि साहब हमको कोई मिलिटराइजेशन इस जगह की नहीं करनी, हम चाइना को पुशबैक करेंगे, हम उसके लिए सेपरेट वो चीज बनाएंगे कि आसियान के अंदर हम इसको कहीं भी बात करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनको सबको पता है कि भाई अमेरिका और गहरे राज्य का एक ही वो नजरिया रहेगा कि यार तुम सारे लड़ो चाइना से, मैं पीछे बैठ के ना आराम से देखूं और तुमको हथियार देते रहूं, अपनी इंडस्ट्री पूरी बढ़ाते रहूं, तुम पूरे बर्बाद हो जाओ, मैं पूरी तरह से एकदम अपने आप को सस्टेन कर लूं। एज़ फार एज़ द नेबरहुड इज कंसर्न्ड, जापान को ये समझ में आना चाहिए कि साहब आप अपना नेबरहुड देख लो, आप एक देश बता लो जहां पर आपके अच्छे रिलेशंस हो। बिफोर पॉइंटिंग अ फिंगर एट अदर्स, यू मस्ट आल्सो रिमेंबर व्हाट इज योर ओन पोजीशन। आपके ना चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है, ना नॉर्थ कोरिया के साथ, ना साउथ कोरिया के साथ, ना रशिया के साथ, किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं है। यहां तक अभी फिलीपींस के साथ थोड़े बहुत आपने रिलेशन बनाए हैं, और ताइवान के साथ एक आपने रिलेशन बना के रखे हैं, विच इज इन द सदर्न साइड ऑफ द इंडियन ओशन ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। लेकिन हमारे नेबरहुड पे उंगली उठाने में ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, जापान तो एक टट्टू है, उसको यूज करके गहरे राज्य की तरफ आपको एक मैसेज आया है
जहाँ जिस चीज़ का जवाब भारत पहले ही दे चुका है और उसकी फ्रस्ट्रेशन अभी आपको दिखेगी जहाँ पर ये बोलता है कि साहब भारत की जो खराब फॉरेन पॉलिसी है, उसके चक्कर में भारत के नेबरहुड में कोई दोस्त बचा नहीं है। यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली इनको बता दूँ कि साहब भारत के अपना नेबरहुड हैंडल करने के लिए पूरी कैपेसिटी है और यहाँ तक कि आप देखेंगे ये जो एक मालदीव्स के अंदर टर्न अराउंड हुआ, श्रीलंका के अंदर टर्न अराउंड हुआ, नेपाल में कभी टर्न अराउंड होता है, कभी ये होता है, वहाँ का भी गेम बाकी है। भूटान आपके साथ खड़ा हुआ है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बांग्लादेश में एक क्राइसिस है, लेकिन यहाँ पर मैंने भी पहले कई बारी बोल चुका हूँ और दोबारा बोलूँगा, ये क्राइसिस ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं क्योंकि गहरे राज्य के अंदर इतनी डेप्थ नहीं है कि इस चीज़ को आगे लेके जा सकें। तो ये रोता हुआ फिर ही भारत के पास आएगा और किस तरह आएगा, जब आएगा उसको किस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, वो भारत अपने आप देखेगा, हमको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ये इनको समझ में आना चाहिए कि साहब दे मस्ट नॉट फॉरगेट हिस्ट्री, जापानीज पीपल मस्ट नेवर फॉरगेट हिस्ट्री। ठीक है, किस तरह से भारत और जापान के रिलेशंस थे एक टाइम पे और एक टाइम ऐसा आया ब्रिटिशर्स जब थे हमारे देश में, उनके कमांड के अंदर भारतीय ट्रूप्स ने इनको डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ कोहिमा, जहां पर पहले जो एक आर्म फोर्स थी जिसने जापानीज फोर्सेस को नाको चने चबाए थे और पीछे भगाया था उनके एशियन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे। वो था उस टाइम का जापान। आज ये जापान है जो एशियन नेटो के लिए रो रहा है और जिस तरह से रो रहा है आपको दिखता है कि भाई नैरेटिव चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है और वो ही गहरे राज्य के गंदे टैक्टिक्स की तरफ से। कल एक इंटरव्यू फिर से होता है, किसके साथ? गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ। मैंने आपको जैसे बताया गहरे राज्य के पास सिर्फ 2-3 टट्टू हैं। एक है गुरपतवंत सिंह पन्नू, एक है रिलीजियस फ्रीडम और एक है डेमोक्रेसी, फ्रीडम और ये जो बकवास इनकी चलती रहती है। कल जेएनके के इलेक्शंस के ऊपर एक सवाल पूछा गया। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर उनको क्या इंटरेस्ट है इन चीज़ों के अंदर, वो अलग है। कल बांग्लादेश में फ्रीडम और इंडिया के इंटरफेरेंस के बारे में सवाल पूछा गया मुशफिकुल फजल अंसारी से। वहाँ पर कुछ इतना कमेंट आया नहीं। लेकिन ये देखिए इनके अपने टट्टू को बिठा के तुम ऐसे-ऐसे सवाल वहाँ पर पूछवाओगे तो आपको लगता है कि भई भारत को ये चीज़ें नहीं समझ में आती। तो यार ये तो मेरे लेवल पे चीज़ें समझ में आ रही हैं, गवर्नमेंट को तो अलग ही छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो ये जो गेम्स हैं, ये अभी यूएससीआरएफ की मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी थोड़े टाइम पहले। भारत भी एक्शन लेना शुरू हो चुका है। जिस तरह से एनजीओ की पीठें तोड़ी गई हैं, जो इनके कॉन्टैक्ट गहरे राज्य के साथ हैं, वो तोड़ी गई हैं, तो अभी इनके और डेस्परेट एक्शंस आपको दिखेंगे, किस तरह से ये भारत को प्रेशर में डालने की कोशिश करेंगे। जापान वाला एक सैल्वो था, ऑल्दो इसके अंदर मैं जापानीज़ जो लोग हैं उनको उनकी तरफ तो कोई हमारा मैलेज है नहीं, लेकिन ये जो एक स्टूज गवर्नमेंट है जापान की, जो बाय द वे ज़्यादा टाइम चलने नहीं वाली, स्टूज गवर्नमेंट है, इन्होंने ये जो रॉकेट फायर करी है, ये इनको महँगी पड़ सकती है। क्योंकि भारत से फालतू में कोई पंगा लेने का कोई इनको वो है नहीं और जो इनके प्रधानमंत्री हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा कि भारत के साथ ये एशियन नेटो की बातें ना ही करें और जयशंकर जी के साथ बिल्कुल ही ना ही करें क्योंकि आपको पता है फिर जवाब कैसा आएगा। इसी बात में ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपको थोड़ी देर में एक और अपडेट आएगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भई पाकिस्तान की हालत किस तरह पतली हो रही है और राह की साजिश पे कैसे-कैसे पाकिस्तान रोना शुरू हो चुका है। दोपहर में मिलेंगे कर्नल अजय रैना से जहां पर हम बात करेंगे जम्मू के लोगों के बारे में, जो ये इलेक्शन के बाद उनका क्या नजरिया रहेगा और रात को हम बात करेंगे पथिकृत पांडे जी से। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। जय हिंद, जय भारत।